बहुत बहुत शुक्रिया आप इस मंच पर आए। अजय राय जी, गौतम जी, आप इस मंच पर आए। शुरुआत मुझे करनी है इमरान मसूद। हाल ही में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि सर इस पूरे बयान को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जब समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बातचीत कहाँ जाएगी वो अभी तक पता नहीं है, क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में यह बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को कहाँ पर खड़ा करता है? देखिए, पहली बात तो ये है, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन में हैं और मजबूत साथी हैं, और बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए हम लोग इस तानाशाह सरकार से उत्तर प्रदेश को भी मुक्त कराएंगे और इस देश को भी मुक्त कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद बयान की तो बात आती है ना, वो कहते हैं कि जो 2024 में 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। और उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि समाजवादी पार्टी इस मुगालते में ना रहे कि वो उनके बदौलत उनको ये सीटें मिल पाई है। कहीं ना कहीं ये लड़ाई आपसी यहाँ पर शुरू हो गई है, ऐसा नहीं आपको लगता? क्योंकि बयान की वजह से बाकी सारी चीजें बदल गई। कोई आपस में लड़ाई नहीं है। जब देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ तो पूरा इंडिया ब्लॉक इकट्ठा एकजुट हुआ, और यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हमारी वैचारिक एकता है और हम मजबूती के साथ इस देश के संविधान में लोकतंत्र को बचाएंगे। बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की ना सपा के साथियों को जरूरत है, ना कांग्रेस के साथियों को जरूरत है। तो मेरे बयान क्यों आ रहे हैं सर? आप इसके बारे में तो जानकारी दे दीजिए ना कि क्यों अचानक ऐसा हो रहा है कि सहारनपुर के सांसद आकर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी ना समझे, 50-50 हमें करना होगा। देखिए, हम बराबर के साथी हैं। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि पूरे देश में जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चलती है। हमारी जो सोच है वो इंक्लूसिव सोच है, और निसंदेह हमारे लिए देश का संविधान सर्वोपरि है। हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत मुद्दे बाद में, पहले देश का मुद्दा, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र हम सब के लिए प्रिय है। नहीं, बात तो ठीक है, ये कहने के लिए तो बात ठीक है। संविधान के मुद्दे पर लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में रहा, इंडिया अलायंस वहां पर साथ में आया और उसका नतीजा आपको देखने को मिला। लेकिन जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तब मामले बदल जाते हैं। जिस तरीके से बातें होने लगती है उससे ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में हुआ था वो बीत गया। अब विधानसभा में बराबरी का ओहदा मांगने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश, जो किसी भी तरीके से जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई नजर नहीं आती। आपने जब भी अकेले चुनाव लड़ा, आपको ये आपका मत है। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, ये आपका मत है। कांग्रेस बहुत मजबूत है। नंबर्स बताइए। अभी आप 1 महीने के अंदर एक एक गांव में, मैं तो पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बुजुर्ग लोग आके ना मिल रहे हो, खड़े हो गए। सब में गजब का उत्साह है। पूरा संगठन आपको नजर आएगा, और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम दोनों के बीच में आपसी सहमति है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के बहुत जल्द बैठ के अब सारे मुद्दे तय करेंगे। बहुत जल्द जनता से बात करके हम लोग गांव के मजदूरों से, किसानों से, दलितों से, हम एडवोकेट से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, अलग अलग वर्गों से हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। किसान पंचायत मैंने भी की है, अभी मैंने वकीलों के ग्रुप से पूरी डिस्कशन किया है। सबके मुद्दे को समाहित करते हुए बहुत जल्द हम लोग आपस में बातचीत करके जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे, ये घोषणा पत्र हमारा बहुत जल्द लोगों के बीच में होगा। साझा घोषणा पत्र होगा कि अकेला घोषणा पत्र होगा? हम लोग, मैंने बताया ना, अभी हम लोग साथ बैठेंगे। जब हम मिलकर लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी साझा ही होगा। लेकिन मामला तो सीटों के बंटवारे पर अटकता है। अजय कोई कहीं कुछ नहीं अटक रहा। 403 की बात क्यों हो रही है फिर? अजय राय जी ने कही है 403 की बात। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेतागणों का आपस में मीटिंग ऑफ माइंड है, और निश्चित तौर पर सीनियर नेतागण बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जनता के हित में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक तानाशाह सरकार देश उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसने पुलिस को भी हत्यारा बना दिया। आज की उत्तर प्रदेश की सरकार को ना तो उत्तर प्रदेश के न्यायालयों पे भरोसा है, ना ही यहाँ की जांच एजेंसियों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान और कानून पे भरोसा है। पुलिस के द्वारा ही लोगों को मरवाए दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने अपराध किया भी है, मान लीजिए, लेट अस प्रीज्यूम कि किसी ने अपराध किया है,
उसके लिए पुलिस है। पुलिस अरेस्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे, इंटरोगेट करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट उसमें संज्ञान ले, चार्ज फ्रेम करे, एविडेंस रिकॉर्ड करे, और अगर अपराधी का अपराध सिद्ध होता है उसको सजा दे। पुलिस को किसने अधिकार दे दिया आप सीधा लोगों को मार दो? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करती? क्या प्रजातांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती? क्या ये तानाशाह सरकार है? क्या ये लोग संविधान से ऊपर है? हमने तो कानून में पढ़ा था, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबडी इज इक्वल अमंग इक्वल्स, नोबडी इज अबाउ द लॉ। बट इन उत्तर प्रदेश यहाँ के मुख्यमंत्री तो कानून से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। उनका आचरण किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री का आचरण है। आज योगी आदित्यनाथ सुबह मंच पर आए थे और उनका यह कहना था कि जो इस एनकाउंटर्स को विरोध कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? एनकाउंटर का जो विरोध कर रहा है। देखिए, वो तो एक बात सीधे समझिए, जहन्नुम में पहुंच जाते हैं, उनकी भाषा तो आपको पता है। देखिए एक बात समझिए, एनकाउंटर्स जहां जरूरी होते हैं, सपोज करो अपराधी सामने और बंदूक लगा निकाल कर गोलियां चला रहा है, तो वहां पुलिस को एक लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए भी और अपराधी को काबू करने के लिए भी। लेकिन उसकी आड़ में आप लोगों को मार दोगे, ये इजाजत किसी को संविधान नहीं देता है। आपने इनकी तरफ तो इशारा कर दिया, वो इंचार्ज है इसके लिए, लेकिन मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि इमरान मसूद पर आपकी राय कुछ अलग नजर आ रही है। आपने कहा उस तरफ करें, चल रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, आपने कहा कि 403 की तैयारी चल रही है, अब तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई और 403 की तैयारी की आपने बात करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से एमआईएम काम करती है उसी तरीके से इमरान मसूद काम कर रहे हैं। देखिए शाही जी, पहली बात मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा शो आयोजन किया है यहाँ लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा आप कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं, और तमाम इश्यूज हैं जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमने जो कहा कि 403 विधानसभा की हमारी संगठन सृजन के माध्यम से तैयारी चल रही है। जब हम 403 विधानसभाओं में मजबूत रहेंगे, तब जो है सामने वाले समाजवादी पार्टी जो हमसे गठबंधन हो चल रहा है और जो चीज़ें आगे आएंगी, तब उनको हम ताकत दे पाएंगे। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो हम ताकत कहाँ दे पाएंगे उनको? हम ताकत तभी दे पाएंगे जब 403, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 403 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में, 24 के चुनाव में 17 सीट पे हम लड़े, और वो 43 सीट पूरी चीज़ें 37 सीट वो जीत कर आए, 17 सीट हम जीत कर 6 सीट हम जीते 17 में से। और आप देख सकते हैं ताकत थी तभी तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई जिला हो, एक एक लोग तन मन धन से कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़े। और आप देख सकते हैं कि परिणाम उत्तर प्रदेश ने ही मोदी के रथ को, जो दिल्ली में उनका रथ चल रहा था, उस रथ को रोकने का काम उत्तर प्रदेश के हमारे जनता ने किया, उत्तर प्रदेश के हमारे साथियों ने किया। लेकिन वो तो इसीलिए हो पाया क्योंकि आप दोनों साथ में लड़े। उसके पहले जो बयानबाजी हुई 2024 के पहले तो नहीं हुई थी। विधानसभा आने के बाद क्या होता है? मैं एक बात और कहना इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, वहां पर अखिलेश यादव वहां पर जाकर कह रहे थे कि आखिर तक बातचीत नहीं की जाती, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 19 में हुआ था। दोनों बड़े दल, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, जिनका बहुत बड़ा आधार बताया जाता है, कितनी सीटें आई? दोनों लोग मिले 19 में, अब कितनी सीटें आई थी आपके सामने है। आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी, आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया। तो आपका कहना है कि इसके पहले भी इतना ग्राफ कभी नहीं था समाजवादी पार्टी का। तो आपका कहना है कि आपके साथ आने के वजह से उनका ग्राफ बढ़ा समाजवादी पार्टी? आपके सामने है, मैं प्रमाण के तौर पे बोल रहा हूं कि 2019 में अब बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका ग्राफ चुनाव लड़े, 2024 में हमारे साथ लड़े, आपके सामने परिणाम है। मैं तो परिणाम की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने एक ग्राफ बताया, ठीक है, और जो रियलिटी है 2019 में साथ में लड़े, जब वो जो सीटें जो जीता है वो सबने देखा हुआ। एक ग्राफ मेरे पास भी है, आपने 2017 में साथ में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के भीतर। 2022 में लड़ सकती हूं पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। ये आपका भी तो ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ कुछ अलग है। देखिए ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदली, वही चीज़ आप देख सकते हैं कि 2000 जो आपने कहा 2.3, आप देख सकते हैं कि वही आज उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली, अमेठी, बनारस की भी चर्चा कर लीजिए। मोदी जी 7 राउंड चुनाव हारे कि नहीं हारे? डंके की चोट पर हराया उनको। सूरत से जब काउंटिंग चली तो मोदी जी चुनाव हार रहे थे। उसके बाद आप बताइए, 1 बजे के बाद 12:30 1 बजे के बाद पूरे चुनाव आयोग ने अपने अधिकृत वेबसाइट को लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि कौन आगे गया कौन पीछे गया। 4 बजे मोदी जी डिक्लेयर होते हैं कि मोदी जी चुनाव 1,52,000 से जीत गए। अरे उसके बीच का आंकड़ा कहाँ गया भैया? कौन आगे था कौन पीछे था? जरा आगे थे कि मोदी जी पीछे थे, क्यों छिपाया गया? तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बनारस उसका उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि अश्वमेध का घोड़ा है, वो कभी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रुकेगा नहीं, और बनारस की जनता ने उनको हराया। और फिर आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है पूरी। आपने बात सही कही कि राजनीतिक परिस्थिति बदलती रहती है। जो 2017 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा, जो 2022 में हुआ वो शायद आज नहीं होगा। राजनीतिक परिस्थिति बदलती होती है। 2024 में हुआ वो भी आज होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। स्थिति हमेशा बदलती रहती है। आज हम जब एनडीए को देख रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ में छोटे छोटे दल भी उन्होंने अपने साथ में लेके रखे हुए हैं। फिर वो निषाद हैं या राजभर हैं या जो राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ में खड़ा है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ में खड़ी है, और अभी चिराग पासवान भी यहाँ पर आने वाले हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कौन खड़ा है? ना चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं। बीएसपी के मायावती सुप्रीमो को मिलने के लिए गौतम जी गए थे, आपको तो मिली भी नहीं वो। कैसे करेंगे आप ये सब चीज? क्योंकि आखिरकार गठबंधन की भी राजनीति की बात होनी चाहिए। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कहा कि उनके साथ कई दल हैं, कई लोग हैं, चढ़ावा चोरी पे क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? चंदा चोरी पर क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी? इनके लोग शामिल हैं उसमें। भगवान राम के नाम पर आए और भगवान राम के नाम पर ही ये जाएंगे, क्योंकि जो लोग आज उसमें हैं, छोटे छोटे लोगों को तो जेल भेज दिया आपने, छोटे लोगों को भेज दिया, टिल्लू यादव कौन कौन और किसको किसको भेज दिया आपने, मिश्रा जी को। अरे भैया, चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी? अनिल मिश्रा कब जाएंगे? निपेंद्र मिश्रा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, गोविंद गिरी पर कब कार्रवाई होगी? गोपाल राव पर कब कार्रवाई होगी? ये प्रदेश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। और निश्चित तौर से आज ये जो आज गांव गांव में चर्चा है कि चंदा चोरी तो अशोक सिंघल के समय हुआ, अब चढ़ावा चोरी हो रहा है। जो माताएं बहनें अपने आंचल में पैसा बांध कर जाती हैं, उस आंचल का पैसा इन लोगों ने छीन लिया। इसका जवाब चुनाव में कैसे दोगे? बिल्कुल कैसे दोगे आप? गठबंधन से नहीं होगा। आपको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई किया। अजय राज, चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी पर मुझे बात करनी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा के तौर पर वो उभर रहा है, और अभी अभी पहले जो सेशन हुआ उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया थी। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स अलग तरीके से होता है। चढ़ावा चोरी पर हम बात करेंगे, आप पॉलिटिकल अलायंसेस कैसे बनाएंगे? मैंने इसीलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा। आप गए थे मायावती को मिलने के लिए, आपसे नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ में है नहीं है किसी को पता नहीं है। जो अलायंसेस आपको बनाने हैं, आज आपकी अलायंस किस तरीके से होगी वो भी अभी तक क्लियरली किसी को पता नहीं, वो आप कैसे बनाएंगे? एकदम क्लियर मैनेजमेंट कैसे होगी? एकदम क्लियर है। आपके माथे पे जो साहिल जी पसीना है वो बयान कर रहा है कि आप तनाव में हैं, लेकिन पसीना तो उनके माथे पर भी है। नहीं, हमारे थोड़ा उधर नजर डालिएगा, उनके माथे पर भी पसीना है। जब से राहुल गांधी जी ने, अजय राय जी के माथे पर, जब से राहुल गांधी जी ने, जब से राहुल गांधी जी ने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करके इस देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने की कसम खाई है, पूरे देश में जनता इतनी मजबूती के साथ जुड़नी शुरू हुई है, तो ये पसीना आप ही को नहीं, ये पसीना उन सब दलों को आ रहा है जो संविधान के खिलाफ हैं। रही बात कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, जो लोग इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, जो लोग इस बात को मानते हैं कि कभी मुगलों को भी ये गुमान था कि उनकी सत्ता कभी अंत नहीं होगी, इसी प्रकार का गुमान कभी अंग्रेजों को था कि अंग्रेजों की सत्ता कभी खत्म नहीं होगी, इसी प्रकार की गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हो गई है, मोदी जी को भी और योगी जी को भी, कि इनकी इस तानाशाह सत्ता का कभी अंत नहीं होगा। बेशक इन्होंने सिस्टम को कब्जा लिया हो, आप स्पेसिफिक बेशक इन्होंने इस देश के न्यायाधीशों को
क्या मायावती दबाव को- में लिया हो। क्या मायावती को गठबंधन में लिया जाएगा? क्या आपके तरफ से कोशिश होगी? देखिए, क्या मैं- चंद्रशेखर आजाद को मैं गठबंधन एकदम में लिया स्पष्ट जाएगा? कर दूं। आपके तरफ से कोशिश आपके इस सवाल पे मेरा एकदम स्पष्ट उत्तर है। ठीक। जो भी दल इस देश के संविधान में लोकतंत्र में भरोसा करते हैं वो संविधान उन सबका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। कोशिश होगी क्या आपके तरफ से? कोई मेरे इसलिए स्पेसिफिक हमने ओपन आपको उदाहरण, आप गए थे मायावती के घर पे, आप मिलने के लिए गए थे, नहीं मिली आपको। देखिए समाजवादी पार्टी को बात नहीं अच्छी लगी। देखिए आप उनको बिना बताए चले। बहन मायावती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक मजबूत फॉलोवर हैं और मैं भी उन्हीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मजबूत फॉलोवर हम हूँ। भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के और मजबूत उनको भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया और मुझे भी कांसीराम साहब ने ट्रेंड किया। follower। हाँ, मायावती जी के पिताजी जब मैं उनके घर जाता था बिना खाना खाए मुझे आने नहीं देते थे और कहते थे ये पैसा मेरी पेंशन का है। ठीक। उनके भाई सिद्धार्थ वो मेरे घर आते रहे, मैं जाता रहा हूँ। जो बसपा के बड़े बड़े नेता मेरे घर आते वो कहते थे कि तुम बहन जी कम से कम मिशन किए कि हालचाल तो पूछ लिया करो। आप लखनऊ जाते हो, आपके सामने एकदम घर है, तो आप इतने अपने आप को थोड़ा उनको इज्जत दो, कम से कम जय भीम ही कर लो। तो मैं अपने कार्यालय में हमारी मीटिंग थी जहाँ हमें जो मूर्ति का अनावरण करना था वीरा पासी जी का, उस मूर्ति के अनावरण की तैयारी की मीटिंग थी। वहाँ से निकले, सामने बहन जी का बंगला था, तो मुझे याद आया कि फिर बीएसपी वाले लोग मेरे पुराने साथी से पूछेंगे कि तुमने बहन जी का हालचाल क्यों नहीं जाना। तो मैं हालचाल जानने गया, उनके स्टाफ ने बड़े अच्छे से व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि बहन जी को हम संदेशा दे देंगे, आपका नंबर हमारे पास है, जब बहन जी कहेंगे आपको बुला लेंगे। अभी तो तक संदेश अगर आया? अपने, मैं ये कहता हूँ किसी भी पार्टी में नेता हो, नहीं, संदेश हमारे आया? समाज के जो नेता, क्या हमें उनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी जाना चाहिए? चाहिए। तो हम रेस्पेक्ट करते हैं। राजनीति में इसको respect- इसको इतना मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज के तौर पर लखनऊ में आते हैं और मायावती के द्वार पर जाकर आप बिना मिले लौट कर आते हैं, तो उसके राजनीतिक मतलब तो निकलेंगे। आप तो मुझसे ज्यादा राजनीति को जानते हैं, आप तो आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको भी पता है कि आप किसी के द्वार पर जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो उसके राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे, आपके भले कितने भी पुराने संबंध। देखिए पहली बात तो मैं जैसे उस मेरे वक्त, पसीने का मतलब आपने निकाला। साहिल जी, मैं उस वक्त ना इंचार्ज नहीं था। ठीक है, आप बनने वाले थे, ठीक है, सबको पता था। तो एक तो होता है मैं इंचार्ज है कि उस तौर पे जाना, एक होता है श्रद्धा बस जाना। ठीक है, मेरे समाज के जितने भी नेता किसी भी पार्टी में हो, हम लोग समाज के नाते एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और करनी चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, देश पहले है, देश का संविधान पहले है, ठीक। देश का लोकतंत्र पहले है। सवाल ये भी उठता है कि राम मंदिर की चोरी का मुद्दा, अजय राय जी ने अभी इस पर बात की है और उसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही है कि जिस तरीके से वो हुआ है, सभी लोग सकते में हैं कि राम मंदिर इतने साल के बाद करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ में जो मंदिर बनाया गया, उसकी दान पेटी में जो चोरी हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि आज एसआईटी की रिपोर्ट भी उस पर आ जाए। लेकिन सवाल ये कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ट्रैक चेंज कर लिया, हम सिलेबस कुछ और पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि हम तो सनातनवादी पार्टी है, समाजवादी सनातन है, उनका वहां पर ये हुआ है। आपका कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है कि ये बात सही है? क्या ये आस्था का विषय है या दान चोरी का विषय है? किस देखिए, तरीके से आप इसको उठाएं? पहली बात तो अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की श्रद्धा संविधान में है। हमारे लिए पहला धर्म, राष्ट्र धर्म, हमारा संविधान हमारा धर्म है। और हमारा संविधान कहता है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सबकी अपनी आस्था, और सबको संविधान इजाज़त देता अपनी आस्था के प्रति अब इज्जत रखना। जिनके प्रति आपका बिलीफ है, तो हमें सबकी आस्था की इज्जत रखते हुए सबसे पहले देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने स्पीच दी थी, तो उन्होंने देश के सामने दो चिंताएं जाहिर की थी संविधान सभा में। पहली चिंता उन्होंने कहा था, जिस दिन देश के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरा उन्होंने कहा था, जिस दिन भारत के लोग व्यक्ति पूजक हो जाएंगे और व्यक्ति के पूजा में इस हद तक अंधे हो जाएंगे कि वो व्यक्ति तो कांग्रेस उन्हीं के पार्टी- अधिकारों को छीनना शुरू कर दे। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति पूजक नहीं उनको है। उसी दिन उनके अधिकारों को वही व्यक्ति छीनना शुरू कर दे, फिर भी वो उस व्यक्ति का गुणगान करते रहें, उस दिन वो संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को खो देंगे। ठीक। आज देश में उनकी वो दोनों चिंताएं सच साबित हुई। एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाना, एक दूसरे को के नफरत के नजरिए से देखना और धर्म के आधार पर समाज को बांट देना, ये देश के खिलाफ है, देशद्रोह वाले कार्य हैं। सब अपनी अपनी आस्था रख के, जैसे पहले मिलजुल के रहते 6 थे, दिसंबर 1992 अभी क्या मिलजुल के साथ नहीं रह सकते? पहले भी रहते थे ना। एक मिनट, 6 दिसंबर 1992 का दिन जो अयोध्या में हुआ, वो संविधान के खिलाफ था या संविधान
या आस्था के नजर से उसे देखना चाहिए? क्योंकि देखिए, आज आस्था आज ये अपनी चोरी का जगह मुद्दा भी उसी तरीके से देखा जाए। मेरा ये मानना है, आस्था अपनी जगह है। मुद्दा लेकिन ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी साहिल जी, अब आपने सवाल किया तो जवाब जी, दीजिए। ठीक है, चलिए। आस्था अपनी जगह है, लेकिन आपकी आस्था की वजह से दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दोनों की आस्था की इज्जत करें हम। मेरा सवाल ये नहीं था 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ अयोध्या के भीतर, वो संविधान के खिलाफ था या नहीं था? कांग्रेस पार्टी की भूमिका मैं आज इतना की स्थिति स्पष्ट में बोल रहा हूं कि हमें अपनी आस्था की इज्जत तो करनी चाहिए, साथ में सामने वाले की भी आस्था की इज्जत करनी यही चाहिए। तो बात है ना कि जब ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। यही देश पहले है, देश पहले है, व्यक्ति बाद में है। यही तो बात है ना कि जब ये मुद्दा उठता है, जब राम मंदिर की दान चोरी का मुद्दा उठता है, तब उसमें आस्था की ठेस का मुद्दा उठाया जाता है। चोरी या भ्रष्टाचार का मुद्दा क्यों नहीं? पहले आप एक बात समझिए कि और विश्व हिंदू परिषद के लोग बताते हैं पहले मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ था, जिसका अता पता नहीं है। पहले तो उसका बता दीजिए, क्या जांच हुई है, क्या पता लगा आज तक। दूसरी बात, जिस राम के नाम पर आए और ये कह के आए कि जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, क्या ये राम को लाएं या राम इनको लाएं? ये बता दें अगर इनकी आस्था है तो। अगर ये सच्चे राम भक्त है तो ये बताएं कि राम को ये लाएं या राम इनको लाएं। नहीं, सवाल ये उठ रहा है अजय राय जी, इसी पे मुझे आगे बढ़ाना है कि इस चोरी के मुद्दे पर पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और उसके बाद पहले बीजेपी की तरफ से जो नेता आए उन्होंने उसको डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। ये बात तो साफ नजर आ रही है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि SIT की रिपोर्ट आ रही है। पहली बात तो आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। SIT किसी कोर्ट ने नहीं बनाई, वो जांच एजेंसी नहीं है, वो इंक्वायरी कमेटी है। पुलिस ने इंक्वायरी कमेटी है, पुलिस ने अरेस्ट किया। नंबर दो, ठीक है। नंबर 2, जिन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, हाँ। जिन्होंने मंदिर बनने के बाद उसका उद्घाटन किया, हाँ। जिस वक्त शिलान्यास किया इस देश के राष्ट्रपति एक दलित थे, हाँ। दलित को नहीं बुलाया। और जब मंदिर बन गया, जब उसका उद्घाटन किया तो देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी थी, उनको नहीं बुलाया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको दलितों से, आदिवासियों से नफरत है? नहीं, ये बात बहुत अच्छी है, ये बात आपकी इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। तीसरी बात, एक मिनट, SOP बनाया इन्होंने, ट्रस्ट बनाई इन्होंने, उत्तर प्रदेश के पैसे का मैनेजमेंट किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस तो पार्टी चोरी किसने की, जवाब कौन देगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश के भीतर ये कंफ्यूजन, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के भीतर ये कंफ्यूजन होता है कि कांग्रेस पार्टी को हमें किस नजर से देखना चाहिए। क्या हमें राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए जिन्होंने अयोध्या में शिलान्यास करवाया था सबसे पहले, या हमें नरसिंह राव की पार्टी को देखना चाहिए जो कहते हैं कि हम लोग तो वहां पर बाबरी मस्जिद दोबारा बनवा देंगे? किस पार्टी को हमें देखना चाहिए? आज की स्थिति में किस पार्टी को देखना चाहिए? आप एक मिनट, आप बीजेपी आज की स्थिति में जब भी आप आस्था का मुद्दा उठाती है वो कहती है कि देखिए 1992 में क्या कहा गया। तो क्या आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी, देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलती है। ठीक, वही सवाल आपको भी है। देखिए, आज जो पूरे समाज के जो चीज़ें व्याप्त हैं कि आज जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और जिस तरीके से ये आज बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो पूरी तरीके से उनको, जैसा आपने कहा ना कि इतना दबाव बन गया कि इनको जांच कराना पड़ा। इसका मतलब कि आप चोरी में शामिल हैं। और दबाव जब बनाया कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के लोगों ने, मेरे जैसे व्यक्ति को, जब मैं भगवान का दर्शन करने गया तो मुझे हाउस अरेस्ट किया गया होटल के अंदर। क्यों कर लिया गया भाई? क्या दर्शन करने नहीं दोगे? हम लोग काशी नगरी के बाबा विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, जहाँ कण कण में शंकर विराजमान है बाबा विश्वनाथ, आप हमको रोक दोगे? हम गए, फिर रात को पकड़ लिया, कहे कि नहीं आप हमारे कस्टडी में चलिए, ले गए गेस्ट हाउस में, आचार्य नरेंद्र देव किसी विश्वविद्यालय में रखा मुझे, और शाम तक मुझे दर्शन करने नहीं दिया। या इनका पेटेंट है, आप मुझे नहीं दर्शन करने दोगे? गए, सरकार को झुकना पड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने झुकाया। गए हम, रात को दर्शन किए, भगवान का दर्शन करके तब मैं लखनऊ आया। मैंने कहा अन्न जल छोड़ दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि हम सनातनी इनकी तरह दिखावटी नहीं है, हम लोग काशीवासी हैं और सनातनी हैं। तो आप असली सनातनी हैं। कांग्रेस पार्टी का भी पिच वही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी असली सनातनी है। बिल्कुल, जहां अत्याचार अन्याय होगा, जहां भगवान राम के नाम पे लूट करोगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लूट करोगे, और द्वारिका आप चले जाइए, मथुरा वृंदावन, वहां पर भी 25 रजिस्ट्रियां हुई, मेरी बात हो जाने दीजिए, 25 रजिस्ट्रियां हुई हैं, बाकी बिहारी जी के ट्रस्ट से वो 25 रजिस्ट्रियों का पैसा गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
मुकदमा चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक भी पैसा आप बाकी बिहारी ट्रस्ट का नहीं खर्चा करेंगे। उसके बाद ही 25 रजिस्ट्री बाकी बिहारी ट्रस्ट से इस सरकार ने कराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जैसे ही आप यह मुद्दा उठाते हैं कि हम असली सनातनी हैं, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है कि फिर कृष्ण जन्मभूमि पर आपकी भूमिका आपको बता दीजिएगा। कृष्ण जन्मभूमि पर पैसा चोरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कृष्ण जन्मभूमि पर चोरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप वहां चोरी, दूसरी तरफ बद्रीनाथ पे चोरी कर रहे हैं। सवाल तो बद्रीनाथ पूरा- में भी कमेटी बनाई इन्होंने अभी। सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जैसे ही चुनाव आता है वो सनातनी बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान तो उनको वोट देने के लिए बैठा हुआ है। 2024 के चुनाव में 92% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को पड़े थे उत्तर प्रदेश के भीतर। सीएसडीएस का अरे 92 ने इस बार 100% मिलने जा रहा है। आप चिंता न करिए उसकी। सनातनी बनने के बाद 100% मिलेगा। सनातनी बनने के सब बाद मिलेगा। सनातनी बनने के बाद। AIM जो है किसकी पार्टी है, किसके साथ खड़ी है? वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रही है। ओवैसी साहब जहां बीजेपी कमजोर पड़ती है वहां ओवैसी आ जाते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं देखा। प्लीज एक मिनट प्लीज 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 ये नहीं होगा प्लीज। आप ठीक, बैठो बैठो बैठो। चलिए ये सब चीजें करनी है हमें आने वाले चुनाव में। चलिए सवाल करिए आप। देखिए बैठिए प्लीज बैठो यार। बैठिए। यही बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इमरान मसूद के बारे में दे रहे थे जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे, जहां से मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत करी थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यही बयान इमरान मसूद के बारे में दे रहे थे कि वो जानबूझकर ये बयान दे रहे हैं क्योंकि किसी के और के कहने पर यह बयान दिया जा रहा है। प्लीज देखिए, इमरान मसूद हमारे मजबूत सांसद हैं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरीके से उनके चाचा से लेकर सारे लोग बड़े बड़े पदों पे रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है। निश्चित तौर से इमरान मसूद पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। सवाल मेरा ओवरऑल ये था गौतम जी, जो मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। मेरा सवाल ये था कि जैसे ही आप आस्था के पिच पर जाने की कोशिश करते हैं या जैसे ही आप सनातन की बात करना शुरू कर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है तो हमारा पिच है। कांग्रेस पार्टी का पिच क्या था? संविधानवाद, सेक्युलर, मानवता, सेक्युलर न्याय, सेक्युलर, सामाजिक न्याय। सेक्युलरिज्म कहाँ गया फिर? सेक्युलरिज्म तो पहले है। क्यों नहीं चुनाव? सामाजिक न्याय में जब समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात आती है उसमें सेक्युलरिज्म आता है। ठीक। सेक्युलरिज्म के बिना समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता और कोई भी सामाजिक न्याय सेक्युलरिज्म के बिना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हम संविधानवादी हैं, मानवतावादी हैं, न्यायवादी हैं। हम सबकी आस्था की इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो भी दूसरों की आस्था की इज्जत करे। वरना सत्ताएं आएंगी जाएंगी, हार जीत होगी, लेकिन देश बचेगा कि नहीं बचेगा? देश पहले, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां। तो जब अयोध्या की बात होगी, राम मंदिर की चोरी की बात तो होगी, वो तो होगी, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि, संभल या काशी विश्वनाथ, नहीं, उसमें ये भी तो बताइए इन सब कि चीजों चढ़ावा चोरी में छोटे मोटे लोगों को सजा होगी या जो बीजेपी आरएसएस के मुख्यालय जुड़े उनकी भी जांच होगी? वो जांच होगी कि नहीं होगी? लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं रहेगी। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने ये तय किया कौन ट्रस्ट में रहेगा, जिन्होंने शिलान्यास किया, जिन्होंने मंदिर निर्माण किया, वो तो उसको अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना ली है। तो उन्होंने हिंदू धर्म को और राम मंदिर को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मान के चल रहे हैं वो लोग। ठीक। तो इस गलतफहमी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब दे देगी। तो जब काशी मथुरा की बात होगी, आप रामदान की चोरी की बात करेंगे, उसमें आपकी भूमिका नहीं बताएंगे कि आप उस पर क्या चाहते हैं। देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देश की शांति भंग हो? आप क्या चाहते हैं? देश में शांति भंग हो, सारे धर्म के लोग मिलजुल के ना रहें? क्यों नहीं? कांग्रेस ऐसे तो हर कोई लड़ेगा। तो क्या हम धर्म के आधार पर देश को बंटने दें? मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर देश को बांटने का समर्थन नहीं कर सकती। आज के दिन में ये बात तो एक सेकंड, ये बात तो देनी, एक मिनट प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आज की स्थिति में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है जो सामने आकर कहते हैं कि जो भोजशाला में हुआ वो गलत हुआ। आज के दिन में असदुद्दीन ओवैसी है जो सामने आकर कहते हैं कि ज्ञानव्यापी का जो विवाद चल रहा है उसमें मुस्लिम पक्ष के खिलाफ न्याय नहीं होना चाहिए। आज के दिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है जो मथुरा के विवाद को सामने आकर कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं।
और ऐसे में जब आपको सवाल पूछा जाएगा तब आप बाबरी वाले मुद्दे पर नहीं जाते, आप कहते हैं कि रामदान की चोरी की बात है। देखिए उसकी क्लैरिटी मिलना तो जरूरी है ना, कुछ इसीलिए तो लोगों आपको को, सवाल पूछ रहे हैं। कुछ पार्टियों को स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। इसमें स्क्रिप्ट की क्या बात है? कांग्रेस पार्टी की बाबरी मस्जिद पे जो आप भूमिका तय थी वही तो करेंगे, रख रहे हैं। ये आप तय नहीं करेंगे, बाबरी मस्जिद की भूमिका ये थी आप कि तय नहीं? नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। हमारे लिए हर वो पार्टी हाँ। जो किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बीजेपी की मदद कर रही है, इस देश में दंगे करवाने में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल है, हम उन सबको देश का दुश्मन मानेंगे, उन सबको संविधान का दुश्मन मांगे। क्योंकि देश पहले, देश का संविधान पहले, लोगों की सबकी आस्था पहले, उसके बाद बाकी चीजें। ठीक है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के और एक विकास, और बात, कभी हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बात कीजिए। मैं आ ही रहा था, आप शिक्षा पे बात नहीं हो रही है देश में। मैं आ ही रहा था कि आपने उसका मुद्दा छेड़ दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर, ये सब चुनाव के लिए बचा के रखिए, चुनाव में वोट मिलना ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है। योगी आदित्यनाथ जब यहां पर आए थे, वो उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नंबर 3 की इकोनॉमी बन गई है। क्या उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का सड़कें हैं या बाकी सारी चीजें? वो कह रहे हैं कि सिंचाई के प्रकल्प हमने बना दिए, सड़कें हमने यहां पर बना दिए, हाईवेज हमने यहां पर बना दिए। ये दृश्य स्वरूप के जो काम है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल रखा जाए। देखिए, विकास का मॉडल मैं बताता हूं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब देश था और आजादी का आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा। उस वक्त शिक्षा लगभग फ्री थी। आज ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ये भी बता दें कितने सरकारी स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने गांव-गांव में स्कूल खोला, क्योंकि लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही थी, गरीब वर्ग के लोग पढ़ाई छोड़ रहे थे क्योंकि स्कूल दूर थे, तो कांग्रेस ने तय किया गांव-गांव में स्कूल खोलेंगे। और एक यह मर्जर के नाम पे स्कूलों को बंद कर रहे हैं। वो कह रहे भाई ऐसा मॉडल, ऐसे विकास का मॉडल इस देश को नहीं चाहिए जहां गरीबों से शिक्षा छीन जाए, भय मुक्त, जहां बेरोजगारी बढ़ जाए, जहां देश के संसाधनों को बेच के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया जाए। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कहना है कि समाजवादी पार्टी के सरकार के समय पे जो भय का माहौल था, वो भय मुक्त यूपी कर दिया है आज की स्थिति में। भय का माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई भय के माहौल में जी रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे कोई किसी भी धर्म को मानने वालों, कम से कम किसी को भय नहीं था। इन्होंने तो इस देश में भय का वातावरण, जाति धर्म के नाम पे नफरत, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि देश इनको देशद्रोही के तौर पे देख रहा है। ठीक है, चलिए, समय मेरा खत्म हुआ है। आखिर में एक एक लाइन में अगर आप बता सके तो 403 में से कितनी सीटें उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। 200 सीटें चाहिए। सम्मान और हिस्सा 200 सीटें हमें बराबर चाहिए। 200 सीटें चाहिए। बराबर का हिस्सा तो 200 का ही होगा। आप जो कह रहे हैं वो सब लोग समझ रहे हैं, और मैं जो कर रहा हूं वो भी सब समझ रहे हैं। उसको 2 से भाग कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। मैंने कहा बराबर का सम्मान, बराबर की हिस्सेदारी, बाकी वरिष्ठ नेता बैठेंगे, सब चीजें आपस में मिल बैठ के तय हो जाएंगी, और साथ में मिल बैठ के घोषणा पत्र भी तय होगा। सब चीज कुछ ही दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगी। खैर, एक स्लोगन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही स्लोगन दी गई है। तो आपकी जितनी भागीदारी होगी उतनी सामाजिक न्याय का तकादा कहता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस मंच पर आए और आपने अपनी भूमिका यहाँ पर रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।